आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 36 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है स्पेशल केस। स्पेशल केस बेसिकली ऐसे मैटर होते हैं जिसके अंदर पार्टीज जो हैं वो अपना केस कोर्ट के बजाय वैसे ही किसी और मेथड के थ्रू सॉल्व करने को प्रेफर करती हैं, जहाँ एक एग्रीमेंट टाइप। इस मैटर से रिलेटेड एक सेक्शन 90 ऑफ द सीपीसी डील करता है और वहाँ पर सिर्फ बस स्पेशल केस का रेफरेंस बताया गया था कि एक ये भी मोड है जिसके थ्रू पार्टीज अपने दरमियान जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है इन स्पेशल केस के अंदर, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, वो उस सेक्शन के अंदर नहीं बताया गया था। वो प्रोसीजर बेसिकली इस ऑर्डर 36 के अंदर डील किया गया है, तो उसको आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करना है। टोटल 5 रूल हैं इस ऑर्डर के, इसको वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो रूल वन क्या कहता है? रूल वन कहता है पावर टू स्टेट केस फॉर कोर्ट ओपिनियन। मतलब कोर्ट के ओपिनियन के लिए केस का प्रेफर किया जाएगा। इसका सब रूल वन कहता है कि पार्टीज क्लेमिंग टू बी इंटरेस्टेड इन द डिसीजन ऑफ एनी parties claiming to be interested in the decision of any question of fact or law may enter into an agreement in writing stating such question in the form of a case for the opinion of a court। वो कह रहे हैं कि पार्टीज जिनका क्लेम है कि उनका इंटरेस्ट है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन फैक्ट के डिसीजन के अंदर, वो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट को एक एग्रीमेंट की सूरत में राइट डाउन करेंगी और फिर उस एक एग्रीमेंट को ऐसा केस जो है वो कोर्ट में रेफ़र कर देंगी कि कोर्ट के ओपिनियन के लिए, एंड प्रोवाइडिंग दैट अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सच क्वेश्चन, और एग्री होंगी कि कोर्ट की जो भी फाइंडिंग होगी इस क्वेश्चन पर कि वो हम उससे मुत्तफिक होंगे। मतलब उन्होंने जो भी उनके दरमियान डिस्प्यूट था, अब वो आया किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के मुतल्लिक था, उसके मुतल्लिक वो डिसीजन में इंटरेस्टेड थी, लेकिन उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि जो, और फिर एग्रीमेंट को एक ऐसा केस की सूरत कोर्ट में सबमिट कर दिया कि इस केस के मुतल्लिक जो भी कोर्ट का ओपिनियन होगा हम उस पर एग्री करेंगे। A sum of money fixed by the parties or to be determined by the court shall be paid by one of the party to the other of them। अब ये डिस्प्यूट जो है वो उनका किसी पैसों से मुतल्लिक भी हो सकता है। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि किस पार्टी ने कितने पैसे की दूसरी पार्टी को देने हैं। इसी तरह क्लाउज बी कहता है कि वो डिस्प्यूट किसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक भी हो सकता है जिसके मतलब उन्होंने एग्रीमेंट किया है। वो प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल कोई भी हो सकती है, वो एग्रीमेंट स्पेसिफाई कर देंगे। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी किस पार्टी ने दूसरी पार्टी को डिलीवर करनी है। इसी तरह ये डिस्प्यूट क्लाउज सी कहता है कि किसी एक्शन की करने और ना करने के हवाले से भी हो सकता है, जो कि एक्ट के अंदर जो एग्रीमेंट में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। अब ये भी कोर्ट डिसाइड करेगी कि खुला काम किस पार्टी ने करना है और किसने इससे रिफ्रेन रहना है। सब रूल टू इसका कहता है कि एवरी केस स्टेटेड अंडर दिस रूल शैल बी डिवाइडेड इनटू कंसेक्टिवली नंबर पैराग्राफ। यानी जो भी केस इस रूल के अंदर बताया जा रहा है उसको एक उसको पैराग्राफ की सूरत में नंबरिंग उसकी की जाएगी और उसे पैराग्राफ की सूरत में डिवाइड कर दिया जाएगा। जिस तरह एक नॉर्मली केस के अंदर जब आप लोग दावा दायर किया जाता है, उसमें जो कंसाइज फैक्ट हैं उसको भी पैराग्राफ की सूरत में डिवाइड करता है प्लेंटिफ। यहाँ पर भी पार्टीज़ जो भी उन्होंने अपना केस एक एग्रीमेंट की सूरत में केस को रेफ़र किया है, सॉरी कोर्ट को रेफ़र किया है कि केस के जो कोर्ट का फैसला होगा हम इस पे एग्री करेंगे, तो उन्होंने अपने इस मैटर को एक पैराग्राफ की सूरत में डिवाइड करना है, इसके जितने भी फैक्ट्स हैं, और शैल कंसाइसली स्टेट सच फैक्ट्स और टू द पॉइंट फैक्ट्स लिखने हैं, और जो स्पेसिफाई सच डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी टू एनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द क्वेश्चन इज देयर बाय। और मतलब जो डॉक्यूमेंट्स जिसकी बेस के ऊपर कोर्ट काबिल होगा कि वो इस क्वेश्चन के मतलब सवाल जो भी इनका इशू है उसके मतलब फैसला कर सके, वो डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने स्पेसिफाई कर देने हैं अपने उस एग्रीमेंट में। रूल टू वेयर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी स्टेटेड। मतलब सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कब की जाएगी, वो कह रहे हैं वेयर द एग्रीमेंट इज़ फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी और फॉर द डूइंग और फॉर द रिफ्रेनिंग फ्रॉम द डूइंग ऑफ एनी पार्टिकुलर एक्ट। अगर एग्रीमेंट जो है वो किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी के हवाले से है, या फिर किसी एक्ट के एक्शन के हवाले से है, या किसी एक्ट से रिफ्रेन होने के हवाले से कि फ़लाँ काम नहीं करना, तो इस सिचुएशन में एग्रीमेंट में क्या चीज़ है, क्या पार्टिकुलर्स मेंशन किए जाएंगे। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर, मतलब जो प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है उसकी एक एस्टिमेट वैल्यू लिख दी जाएगी, और टू विच द एक्ट स्पेसिफाइड हैज़ रेफरेंस, और जो एक्शन करने का कहा जाए या ना करना है वो एक्शन मेंशन कर देना है। ये शैल बी स्टेटेड इन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट में ये चीज़ें मेंशन की जाएंगी। फिर रूल थ्री कहता है कि एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड एज अ सूट। मतलब ये जो एग्रीमेंट आप लोग कर रहे हो इसकी रजिस्ट्रेशन ऐसा सूट ही होगी। इसका सब रूल वन कहता है द एग्रीमेंट इफ फ्रेम इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स हेयर बिफोर कंटेन। मतलब ये जो एग्रीमेंट है अगर इसकी फ्रेमिंग हो जाती है उन रूल्स के मुताबिक जो कि पहले डिस्कस किए जा चुके, मतलब इसी ऑर्डर के अंदर जो अबव रूल है उसके मुताबिक इसकी फ्रेमिंग हो गई, देन इस ये फाइल कर दिया जाएगा कोर्ट में। उस कोर्ट के अंदर जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगी सूट को एंटरटेन करने की,
एंड द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विच इज़ द सेम एज द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कह रहे हैं कि अब जिस तरह हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि दावे के अंदर दावे के सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के ऊपर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिसाइड होती है कि कोर्ट के पास आया इतनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी है सूट को एंटरटेन करने की। सो वो कह रहे हैं कि इस एग्रीमेंट की के अंदर जो हम लोग सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लिख रहे हैं ना, उसी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू की बेस पर हम लोगों ने कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करना है। मिसाल के तौर पर जिस प्रॉपर्टी से मुतल्लक आपका डिस्प्यूट है जो कि आप चाहते हैं कि कोर्ट एक फलां प्रॉपर्टी इस पार्टी से किसको डिलीवर करवाने का ऑर्डर देगी, वो कहते हैं कि हम एग्री हैं। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो एग्रीमेंट में आपने स्पेसिफाई की है 50 लाख। तो कोर्ट जो कि इस केस को सुन रही है उसकी जुरिस्डिक्शन इतनी होनी चाहिए कि वो 50 लाख तक का दावा सुन सकती हो। सो वो कह रहे सुन सकती हो, तभी समझा जाएगा कि कोर्ट के पास इस मैटर को एंटरटेन करने की जुरिस्डिक्शन है। सो वो कह रहे हैं कि जो अमाउंट और वैल्यू सब्जेक्ट मैटर है इज सेम एज द अमाउंट और वैल्यू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब कि कोर्ट की जो पिक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो हम लोगों ने डिसाइड करनी है जो एग्रीमेंट के अंदर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है उसकी बेस पे। सब रूल 2 कहता है द एग्रीमेंट सो व्हेन सो फाइल शैल बी नंबर्ड एंड रजिस्टर्ड ऐसा सूट। मतलब ये जब मुआहदा आप जमा करवा देते हो इसको ऐसा सूट इसकी नंबरिंग और रजिस्ट्रेशन हो जाती है बिटवीन वन और मोर ऑफ द पार्टीज क्लेमिंग टू बी इंटरेस्टेड ऐसा प्लेंटिफ एंड द अदर ऑफ देम। मतलब जो पार्टीज इस एग्रीमेंट के अंदर ऐसा प्लेंटिफ और इंटरेस्टेड कहते हैं, डिफेंडर कहता है ना कि हम इंटरेस्टेड हैं, उनके दरमियान ये एग्रीमेंट फाइल होने के बाद ऐसा सूट रजिस्टर हो जाता है, इसकी नंबरिंग कर दी जाती है और उसका नोटिस दे दिया जाता है दूसरी पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट को, सवाए उस पार्टी के जिसने ये प्रेजेंट किया। मतलब जिस पार्टी ने ये मुआहदा दिया है एग्रीमेंट कोर्ट में जमा करवाया है उसे तो पहले ही पता है भाई। तो जब नोटिस होता है बेसिकली कि इंटीमेशन इन्फॉर्म करना कि आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा चुका, तो जिस पार्टी ने सबमिट कर रही है एग्रीमेंट उसे तो नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारी अदर पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट को नोटिस दिया जाएगा जैसे ही इस एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ऐसा सूट इन कोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है रूल 4। वो कहता है पार्टीज टू बी सब्जेक्ट टू कोर्ट जुरिस्डिक्शन। पार्टीज टू बी सब्जेक्ट टू कोर्ट जुरिस्डिक्शन वेयर द एग्रीमेंट हैज़ बीन फाइल्ड। मतलब जैसे ही ये मुआहदा जैसा इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा ना, द पार्टीज टू इट शैल बी सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट शैल बी बाउंड बाय द स्टेटमेंट कंटेन देयर। सो रूल 4 ये कह रहा है कि जब उन्होंने ये एग्रीमेंट को ऐसा केस सूट में जमा करवा दिया होता है ना पार्टीज़ ने, तो पार्टीज़ के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि जो भी उन पर ये कंसीडर किया जाता है कि जो भी स्टेटमेंट उन्होंने एग्रीमेंट में दी थी वो उसके हवाले से भी बाउंड है, मतलब वो उससे भी मुकर नहीं सकते, उन पर स्टॉपर लग जाता है। इसी तरह कि वो जिस कोर्ट के अंदर अब ये जमा करवा रहे हैं इसके हवाले से भी उन्हें बाउंड माना जाता है कि वो एग्री कर रहे हैं कि हम कोर्ट ये इसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी हमारे इस एग्रीमेंट के ऊपर ट्रायल करने की। सो मतलब जैसे ही उन्होंने दावा जो एग्रीमेंट को उनके एक सूट का स्टेटस हासिल है इस ऑर्डर के तहत, उस एग्रीमेंट को एग्रीमेंट नहीं एक सूट ही कंसीडर किया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि भाई रूल 3 के अंदर जमा करवा किया जाता है ना तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है ऐसा सूट। तो वो कह रहे हैं कि जब वो एग्रीमेंट ये कोर्ट में जमा करवाते हैं ऐसा सूट ही से कंसीडर किया जाता है और फिर पार्टीज़ पर ये ऑब्लिगेशन होती है कि जिस कोर्ट के अंदर उन्होंने ये एग्रीमेंट जमा करवाया है उसके हवाले से समझा जाता है कि वाकई उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है और ये बाउंड है। मतलब कोर्ट का जो फैसला आएगा ये इनके ऊपर बाउंड होगा। ये नहीं कह सकते बाद में कि भाई इस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी हमारे मैटर को एंटरटेन करने की। इसी तरह जो स्टेटमेंट उन्होंने एग्रीमेंट दी है उस पर भी ये बाउंड है, बाद में ये नहीं मुकर सकते कि ये तो स्टेटमेंट हमने दी ही नहीं थी। नेक्स्ट है रूल 5 हेयरिंग एंड ये बेसिकली रूल 4 की इसलिए ऐड किया गया है ताकि डिसीजन आने के बाद पार्टीज ये ना करें कि भाई ये एग्रीमेंट तो हमारे दरमियान हुआ ही नहीं था, इससे ना मुकर सकें और ये भी ना कह सकें कि जिस कोर्ट में जमा करवा रहे हैं कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी हमारे मैटर को एंटरटेन करने की। नेक्स्ट है रूल 5 कह रहे हैं हेयरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ अ केस। सब रूल 1 द केस शैल बी सेट डाउन फॉर हेयरिंग एज अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन द ऑर्डिनरी मैनर। मतलब इस केस की भी सुनवाई होगी एक सूट समझते हुए, जैसे एक दावा एक आम तरीके से नहीं फाइल किया जाता जैसे ऑर्डर 4 के अंदर इंस्टीट्यूट किया जाता है। वो कह रहे हैं इसी तरह ही कंसीडर करते हुए ना कि ये इस एग्रीमेंट को एक सूट ही कंसीडर करते हुए इसकी भी सुनवाई होगी, इसकी हेयरिंग होगी एंड द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल अप्लाई टू सच सूट एज फॉर एज द सेम एप्लीकेबल। और इस कोड की प्रोविजन जिस तरह सूट पर एप्लीकेबल होती हैं बिल्कुल इसी तरह जो है वो इस एग्रीमेंट पर भी एप्लीकेबल होंगी, इसके मैटर के अंदर भी। सब रूल 2 वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाई आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज और आफ्टर टेकिंग सच एविडेंस एज थिंक फिट। और कोर्ट जो है वो पार्टीज की एग्जामिनेशन करने के बाद एविडेंस लेने के बाद अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि दैट द एग्रीमेंट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय देम, कि एग्रीमेंट पार्टीज के दरमियान ही हुआ है,
मतलब ये ड्यूली एग्जीक्यूटेड से मुराद है कि दोनों पार्टीज़ के उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हैं। अगर उसे सैटिस्फाई हो गया कि वाक़ई ये फ़ोर्स सिग्नेचर नहीं है, फ्री कंसेंट है, इनके साथ इन्होंने सोच समझ के ही कंसेंसस ऑफ माइंड थी, इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, इनके दरमियान ही हुआ है एंड दैट दे हैव अ बोना फाइड इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन स्टेटेड देयरिन, और जो ये क्वेश्चन रेफर कर रहे हैं उस पर इनका बोना फाइड इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में एंड दैट द सेम इज़ फिट टू बी डिसाइडेड। मतलब ये कोर्ट ये देखता है कि मेरे पास भी जुरिस्डिक्शन है इस केस को डिसाइड करने की, ये केस वैलिड है, इसको डिसाइड किया जाना बनता है। इट शैल प्रोसीड टू प्रोनाउंस जजमेंट देयरिन, तो वो इसके ऊपर जजमेंट दे देगा। इन द सेम वे एज़ इन ऑर्डिनरी सूट, जैसे कि ऑर्डिनरी सूट पे आती है, एंड अपॉन द जजमेंट्स ऑफ प्रोनाउंस अ डिक्री शैल फॉलो, जैसे ही जजमेंट आ जाएगी उसके बाद एक डिक्री आएगी। जैसे कि जो सेक्शन 33 सीपीसी की रिक्वायरमेंट है कि अ जजमेंट इज़ ऑलवेज़ फॉलो बाय अ डिक्री, या डिक्री ऑलवेज़ फॉलो अ जजमेंट, कि एक जजमेंट के बाद हमेशा डिक्री आती है, क्योंकि जजमेंट में डिटेल होती है और डिक्री के अंदर उसकी समरी होती है जजमेंट की कि क्या राइट पार्टीज़ को मिला है, क्या उसे रिलीफ मिला है। सो कह रहे जैसे जजमेंट आएगी उसके बाद एक डिक्री आ जाएगी। ये हमारे पास ऑर्डर 36 था, ये सिंपल सा था, इसमें कोई ऐसा चीज़ मुश्किल नहीं थी।